नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव इंग्लिश चैनल पर और मैं हूं भाविन पटेल, आपका अंग्रेजी भाषा शिक्षक। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं अंग्रेजी साहित्य का एक मनोरंजक और खूबसूरत अंग जिसे अलंकार कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अभिनव इंग्लिश। दिस इज भाविन पटेल, your English language teacher. In this video, we are going to learn and understand an entertaining and beautiful element of English literature, figures of speech. Let's see what is mean by figures of speech. तो चलो देखते हैं क्या होते हैं ये भाषा के अलंकार। What is mean by figures of speech? Figures of speech are a decorative and ornamental devices of language usage. भाषा का उपयोग करते समय उसे सजाने हेतु गहनों की तरह figures of speech यानी कि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। It is a kind of diversion from the direct way of speaking or writing, intended to explain, emphasize, elucidate or embellish what is being said. जो भी कहा जा रहा है वह खुलासेवार समझाने हेतु, उस पर जोर देकर बताने हेतु और अधिक स्पष्टता लाने हेतु एवं भाषा की सुंदरता को बढ़ाने हेतु कभी कभी थोड़ा हट के अलग तरीके से बोला या लिखा जाता है। They are mostly used in poetry for the sake of vividness. अलंकारों का प्रयोग अधिकतम कविताओं में किया जाता है अधिक स्पष्टता लाने हेतु। They are also used in prose, especially in public speeches, to add special effect or beauty to what is said. कभी कभी गद्यों में भी अलंकारों का उपयोग होता है, खास करके सार्वजनिक भाषणों में जो कहना है उसे विशेष प्रभाव निर्माण करने के लिए और भाषण में सौंदर्य बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है इन भाषाओं के अलंकारों का। Most figures in everyday speech are formed by adding the vocabulary of what is already familiar and better known to what is less or well known. बहुत से अलंकार हमारे रोजाना के बोलने में जो अति परिचित या ज्ञात है उसका सहारा लेकर उसमें विशेष शब्द रचनाओं को मिलाकर जो कम ज्ञात है या अपरिचित है उसे उजागर करने के लिए किया जाता है। Use of figures of speech in writing can be spontaneous or purposefully thought. भाषा बोलते या लिखते समय अलंकारों का प्रयोग प्रासंगिक तत्क्षण होता है या कभी सोच समझकर उद्देश्यपूर्वक किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के मुख्य अलंकार कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। Figures of speech are classified in the following 5 types. They are based on similarity or likeness, यानी कि समानता पर आधारित। दूसरा प्रकार है based on contrast, difference और surprise, यानी कि विरोध, असमानता या आश्चर्यकारक ढंग पर आधारित है। तीसरा प्रकार बेस्ड ऑन साउंड, ध्वनि पर आधारित या फिर आवाज से जुड़े हुए फिगर ऑफ स्पीच का तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार बेस्ड ऑन एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन, यानी कि साहचर्य, संगति एवं प्रतिस्थापन, यानी कि एक की जगह दूसरे को रखना, इस पर आधारित है। और अंतिम और पांचवा प्रकार जो है वो बेस्ड ऑन वर्ड अरेंजमेंट, यानी कि शब्दों की विशिष्ट रचना पर आधारित अलंकार। लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो चलो देखते हैं पहला प्रकार फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और लाइकनेस, समानता पर आधारित भाषा के अलंकार। इस प्रकार में 4 अलंकार आते हैं। देयर आर 4 फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस टाइप। पहला है सिमिली, जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा है मेटाफोर, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। तीसरा पर्सनिफिकेशन, जिसे मनुष्य गुणारोपण या फिर चेतना धर्मारोपण
और अंतिम चौथा है एपोस्ट्रोफ, जिसे संबोधन अलंकार कहते हैं। चलो देखते हैं समानता पर आधारित फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। उसका सबसे पहला अलंकार सिमिली, जिसे उपमा अलंकार कहते हैं। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच two dissimilar objects or concepts are compared with one another with the use of words like or as. A proper simile creates an explicit comparison between two things that are different enough from each other such that its comparability appears unusual. सिमिली यह एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो भिन्न वस्तु या संकल्पनाओं की लाइक और एज ऐसे शब्दों से तुलना की जाती है जिनमें तुलना असंभवनीय लगे ऐसी दो चीजों में प्रकट या सीधे सीधे तुलना की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं द फ्लो ऑफ रिवर वाटर लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। नदी की धारा दुख के प्रवाह की तरह है। इसमें नदी की धारा और दुख का प्रवाह इनकी तुलना की गई है, जो कि दोनों भिन्न है, लेकिन प्रवाह या फिर उनका जो आवेग है उस आवेग की समानता की वजह से इनमें एक समान बात देखी गई है और इसीलिए इन दोनों की तुलना की गई है। दूसरा उदाहरण है एंड नाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज। इन दिस लाइन हमिंग ऑफ wives is directly compared with humming of bees. इस उदाहरण में उनकी पत्नियां मधुमक्खी की तरह गुनगुनाती है। इसमें वो औरतें उनका गाना और मधुमक्खियों का गुनगुनाना इनकी तुलना की गई है प्रत्यक्ष रूप से। तीसरा उदाहरण है like a word dropped from a long sentence. In this line, getting off the train is directly compared with a word dropped from a long sentence. Long train and long sentence or a person is also compared with a word. एक लंबे वाक्य से गिरे हुए शब्द की तरह व्यक्ति की तुलना वाक्य में से गिरे हुए शब्द से की जा रही है। She is as strong as a lion. वह सिंह की तरह ताकतवर है। व्यक्ति की तुलना प्राणी के साथ की जा रही है। और पांचवा उदाहरण है He walked about as proud as a peacock. वह मोर की तरह गर्व से चला। तो चलो देखते हैं दूसरा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। मेटाफर इज अ फिगर that makes comparison between two unlike things. As a poetic device, it shows direct comparison without the words such as like, as or seems. Metaphor is a way of showing that two things are one in comparison rather than just similar. रूपक एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो भिन्न चीजों में तुलना की जाती है। यह तुलना अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। इसमें like, as या seems इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इस तुलना में दो चीजें समान ही नहीं परंतु एक ही है, एक जैसी ही है, ये बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। बुनकर दिन की शुरुआत में बुनाई कर रहे हैं। इसमें ब्रेक ऑफ डे यानी कि बचपन बताया गया है। महान कवयित्री सरोजिनी नायडू की कविता इंडियन वीवर्स इस कविता की यह पंक्ति है जिसमें दिन के 3 अलग अलग समय मनुष्य जीवन की अवस्था से तुलना करके बताया गया है। इसमें प्रातः समय यानी बचपन जताया गया है। दूसरा उदाहरण है आई टेक टू द ओपन रोड। इस उदाहरण में वॉल्ट विटमन जी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इस कविता में ओपन रोड की तुलना जीवन के पथ से कर रहे हैं। खुली सड़क जीवन के पथ समान बताई गई है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड women merely players। इसमें विलियम शेक्सपियर जिंदगी की तुलना
नाट्य मंच से करते हैं। उदाहरण चौथा, एंड योर वेरी फ्लैश शैल बी अ ग्रेट पोएम। मृत्यु की तुलना करके मृत्यु और घनघोर रात्रि एवं नई राह। डाइंग इज अ वाइल्ड नाइट एंड अ न्यू रोड। मृत्यु की तुलना करके मृत्यु और घनघोर रात्रि एवं नई राह दोनों को समान दिखाया गया है। द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इज पर्सोनिफिकेशन। समानता के आधार पर किए गए इस प्रकार का तीसरा उदाहरण है पर्सोनिफिकेशन, मनुष्य गुणारोपण। इसमें किसी संकल्पना को, अचेतन वस्तु को मनुष्यों के गुणों से जोड़ा जाता है। Personification is a figure in which an idea or non-living thing is given human qualities or feelings or is spoken about as if it were a human. This allows writers to infuse life and motion within inanimate objects and abstract ideas by assigning them understandable human behaviors and emotions. इसमें कवि अचेतन निर्जीव वस्तुओं में चेतना जागृत करके कविता को चैतन्यपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो पहला उदाहरण है, आर कॉफी मेकर विशेस अस गुड मॉर्निंग। इन दिस लाइन, इन दिस सेंटेंस, कॉफी मेकर डिवाइस इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग्स। इस उदाहरण में कॉफी मेकर एक यंत्र है और उसे मनुष्य की भांति वह हमें सुबह सुबह अभिवादन करता है, ऐसे कहा गया है। दूसरा उदाहरण है, द अर्थ थर्स्ट्स फॉर रेन, व्हेन इट रेन्स इट स्माइल्स विथ प्लेंटी। पृथ्वी बारिश की प्यासी है और बारिश होते ही मुस्कुरा उठती है। इसमें पृथ्वी को प्यासी कहा गया है, मनुष्य का गुण उसे जोड़ा गया है और खुशी जाहिर करने का एक जरिया हंसना, वो भी गुण पृथ्वी को दिया गया है। तीसरा उदाहरण है, द हेयर ऑन माई आर्म्स स्टूड आफ्टर द परफॉर्मेंस। मेरी बाजुओं पर जो केश एवं बाल है वे खड़े हो गए। अब रोमांच का एहसास, या फिर अंग्रेजी में जिसे गूज़बम्प कहते हैं, उसका वर्णन इस तरह से किया गया है कि मेरे हाथों पर जो बाल है, केश है, वो खड़े हो गए हैं। चौथा उदाहरण है, Why is your plant pouting in the corner? तुम्हारा पौधा कोने में नाराज होकर क्यों खड़ा है? यहाँ पर पौधे को पाउटिंग यानी मनुष्यों की हरकत दी गई है। और अंतिम उदाहरण है, The wind is whispering outside. हवा का झोंका कुछ गुनगुना रहा है। इसमें हवा को गुनगुनाने की मनुष्यों का गुण दिया गया है। इसका अगला उदाहरण है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ यानी संबोधन अलंकार। एपोस्ट्रोफ इज अ फिगर by which the speaker addresses some inanimate thing, some abstract idea or some absent person as if it were a living person or as if he or she were present. इसमें किसी अचेतन अनाकलनीय संकल्पना या किसी अनुपस्थित व्यक्ति से मानो वो हमारे समक्ष उपस्थित है, ऐसे बात की जाती है। उदाहरण देखेंगे तो हमें और स्पष्ट होगा। पहला उदाहरण है, टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन विल यू नॉट स्टे। इन दिस लाइन, टाइम an abstract idea is spoken to as if it is some gypsy person. है समय, पुरातन निरंतर भ्रमण करने वाले वृद्ध मनुष्य, तुम रुकोगे नहीं। समय इस संकल्पना के साथ मानो कि वो मनुष्य है, इस तरीके से बात की गई है। दूसरा उदाहरण, रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल। इन दिस लाइन, ओशन geographical element is commanded to roll on. हे गहरे और नीले समुद्र, तुम अपनी लहरें और तेज करो।
यहाँ पर समुद्र को आज्ञा दी गई है। Oh God, how very stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. हे भगवान, कितनी चिंताओं भरी, नीरस और जिसका कोई लाभ नहीं, ऐसा ये जगत कैसे बनाया है तुमने। भगवान के साथ यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि भगवान समक्ष खड़े हो। चौथा, द स्ट्रॉन्ग गॉड ऑफ ओशन, thou whose rage can make the solid earth's eternal basis shake. हे महान समुद्र, तुम्हारा क्रोध इस पृथ्वी के नींव को हिला देगा। यहाँ पर समुद्र के पास स्ट्रेंथ यानी कि ताकत है जो इस पृथ्वी की नींव को हिला सकता है। ऐसे मानवीय गुण, ताकत समुद्र को दी गई है। पांचवा उदाहरण है, ओ डेथ, द पुअर मैन्स फ्रेंड एंड द बेस्ट। हे मृत्यु, गरीबों की दोस्त, तुम परम मित्र हो। मृत्यु इस संकल्पना को मैत्रीपूर्ण ढंग से अपनाया गया है या फिर उसे मित्रत्व की भावना दी गई है। मनुष्यों का गुण मित्रत्व का दिया गया है। इस प्रकार से एपोस्ट्रोफ में जो भी संकल्पनाएं है, अनाकलनीय बातें हैं या फिर जो हमारे समक्ष नहीं है, उनके साथ बात की हुई नजर आती। तो दोस्तों, ये थे फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। बाकी के फिगर्स ऑफ स्पीच हम अपने अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।